गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप 50 प्रश्न तक हम लोग कर चुके थे। जो 50 प्रश्न है आपका 50 नंबर वो है घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण युक्त तार है। तो वो है उदासीन तार। काले रंग का जो है उदासीन तार होता है। घरेलू विद्युत सप्लाई हेतु अब उपयोग में आने वाले तार का भ्रम की स्थिति से बचने के लिए 3 रंगों में उसको विभक्त किया जाता है। लाल रंग का जो तार है वो सजीव या फेज तार होता है। काले रंग का जो तार है उदासीन होता है और हरे रंग का जो तार है वो आधार को यानी कि अर्थ को प्रदर्शित करता है। हरा अर्थ है, काला जो है न्यूट्रल है और जो लाल है वो सजीव है यानी कि लाइव है। एल फॉर लाल और एल फॉर लाइव, याद रखिएगा। 51 नंबर प्रश्न है आपका कि मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या है। तो वो है 10 के पावर 4 ओम। ठीक है। मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या है। तो वो है 10 के पावर 4 ओम। मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि सामान्यतः 10 के पावर 4 ओम होता है। हालांकि विशेष परिस्थिति में यह 10 के पावर 5 भी हो सकता है, मतलब उससे अधिक भी हो सकता है। ठीक है। गीली या कटी त्वचा की स्थिति में शरीर का जो प्रतिरोध है वो 1000 ओम या उससे भी कम हो सकता है। तो जनरली जो है वो 10 के पावर 4 यानी कि आपका 10,000 ओम होता है मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध का परिमाण। ठीक है। तो यानी कि 10 के पावर 4 होता है। विशेष परिस्थिति में 10 के पावर 5 हो सकता है। उसके अलावा उससे भी अधिक विशेष परिस्थिति में हो सकता है। और जब गीली या कटी त्वचा की स्थिति रहेगी तो शरीर का प्रतिरोध 1000 ओम या उससे भी कम हो जाता है। ठीक है। तो यानी इसलिए हम लोग कहते हैं ना, भींगे हुए शरीर में ना बिजली जल्दी से झटका मारता है। तो वैसे जैसे आपका दैनिक जीवन है उसी तरीके से आपका प्रश्न पूछता है। CFL का पूर्ण रूप क्या होता है जी? कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। और ये बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है। 53 कह रहा है कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य करने का सिद्धांत क्या होता है। तो ये होता है आपका वैद्युत संदीप्ति। प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य करने का सिद्धांत, डायोड के कार्य करने का सिद्धांत है वैद्युत संदीप्ति। 53 आपका डिस्क्रिप्शन देखते हैं हम लोग। प्रकाश उत्सर्जक डायोड एक ऐसा अति मिश्रित डायोड होता है जो कि दृश्य एवं अदृश्य प्रकाश उत्सर्जित करता है। ठीक है। लेड जो है एक ऐसा अति मिश्रित डायोड होता है जो कि दृश्य एवं अदृश्य प्रकाश उत्सर्जित करता है। इन डायोड में अलग अलग अर्धचालक पदार्थ प्रयुक्त होते हैं। प्रकाश उत्सर्जक डायोड एक ऐसा अति मिश्रित डायोड होता है जो कि दृश्य एवं अदृश्य प्रकाश उत्सर्जित करता है। इन डायोडों में अलग अलग अर्धचालक पदार्थ प्रयुक्त होते हैं जिसके अनुसार ही ये विभिन्न रंग के प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। जैसे गैलियम फॉस्फाइड, ठीक है। गैलियम फॉस्फाइड हरे रंग का, सिलिकॉन कार्बाइड नीले रंग का तथा गैलियम आर्सेनाइड अवरक्त प्रकाश उत्सर्जित करता है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड जो है वो वैद्युत संदीप्ति के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश उत्सर्जक जो डायोड है वो वैद्युत संदीप्ति इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है आपका। ठीक है। 54 देखते हैं हम लोग। लाइट एमिटिंग डायोड, LED लैम्प, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प यानी कि CFL की तुलना में LED की जो है वो अधिक लंबा सेवा अवधि प्रदान करता है। ठीक है। लाइट एमिटिंग डायोड जो है LED लैम्प कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प की तुलना में अधिक ऊर्जा दक्ष होता है। तो आंसर आपका ए है। ज़्यादा अधिक ऊर्जा दक्ष होता है इसलिए वो लंबी सेवा तक रह सकता है। LED अर्थात प्रकाश उत्सर्जक डायोड जो है आपका लैंप में मुख्य प्रकाशोत्पादन घटक होता है। इसमें जो LED बल्ब जलाते हैं हम लोग उसमें गैलियम आर्सेनाइड होता है। ठीक है। यही विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में चेंज करता है गैलियम आर्सेनाइड। इसका जीवन काल CFL की तुलना में अधिक होता है।
क्योंकि एलईडी लैंपों में सीएफएल की तुलना में ऊर्जा की कम खपत होती है। एलईडी लैंप में सीएफएल की तुलना में ऊर्जा की कम खपत होती है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका आंसर ए है। और यही आपका ऑलवेज जो है दैनिक जीवन में जो आप बल्ब जला रहे हो, जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हो, बस साइंस वही है, ठीक है। सीएफएल जो है आपका और एलईडी लैंप में अंतर क्या है, तो वह आपका है 1 और 3। प्रकाश उत्पन्न करने के लिए सीएफएल क्या करता है कि पारा वाष्प और संदीपक का प्रयोग करता है। सीएफएल जो है उसमें आपका मरकरी वेपर और फास्फोर का यूज़ होता है, यानी कि पारा वाष्प और संदीपक, मरकरी वेपर और फास्फोर का यूज़ होता है आपका सीएफएल में। जबकि एलईडी लैंप तो अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग करता है, लेकिन इसमें मरकरी वेपर और फास्फोर होता है। दूसरा आपका सही नहीं है। सीएफएल की औसत जीवन अवधि एलईडी लैंप से बहुत अधिक है, नहीं, गलत, उल्टा है। जब हम लोग ऊपर पढ़े ना, एलईडी ज़्यादा दिन तक चलता है। तीसरा देखिए क्या है, एलईडी लैंप की तुलना में सीएफएल कम ऊर्जा सक्षम है, तो सही है, सीएफएल कम ऊर्जा सक्षम है। अब सीएफएल मिलता भी नहीं है, अभी एलईडी ही देखो कि मिलता है, नहीं, पहले का है ये क्वेश्चन सारा आपका। चलिए 56 नंबर प्रश्न में आते हैं हम लोग। अच्छा 55 का डिस्क्रिप्शन भी देख ही लो, थोड़ा सा आप पेशेंस के साथ पढ़ो। साइंस है, खिलौना नहीं है, और हिस्ट्री नहीं है कि बस आपको फैक्ट याद करना है, बस समझना है आपको सारी चीज़ें। और बॉक्स में जो चीज़ दिया रहता है इसके बैकग्राउंड का सारा चीज़ इससे जुड़ा हुआ दे देता है, तो पेशेंस के साथ पढ़िएगा, ठीक है। सीएफएल में क्या होता है कि पारा वाष्प से विद्युत गुजार कर पराबैंगनी प्रकाश उत्पन्न किया जाता है। सीएफएल में पारा वाष्प यानी कि मरकरी वेपर से विद्युत गुजारते हुए ना इसमें जो है कि पराबैंगनी प्रकाश उत्पन्न किया जाता है, जिसे लैंप के अंदर फास्फर कोटिंग से अवशोषित कराकर रोशनी उत्पन्न की जाती है। लैंप के अंदर जो है फास्फर कोटिंग से अवशोषित कराकर रोशनी उत्पन्न की जाती है। सीएफएल का ये 55 हम लोग पढ़ रहे थे। सीएफएल में पारा वाष्प से विद्युत गुजार कर पराबैंगनी प्रकाश उत्पन्न किया जाता है, जिसे लैंप के अंदर फास्फर कोटिंग से अवशोषित कराकर रोशनी उत्पन्न की जाती है। सीएफएल का रेटेड औसत जीवन काल लगभग 6000 से 15000 घंटे तक का होता है, जबकि एलईडी लैंप जो है सामान्यतः रेटेड औसत जो है उसका जीवन काल लगभग 50,000 घंटे या अधिक हो सकता है। तो इस तरह से वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। एलईडी लैंप में क्या है ना कि पारंपरिक अर्धचालक प्रकाश उत्सर्जक डायोड ऑर्गेनिक, ये देखो अर्धचालक प्रकाश उत्सर्जक कौन कौन है, डायोड है, ऑर्गेनिक एलईडी या पॉलीमर एलईडी तकनीक का भी यूज़ किया जाता है। शेफेल की तुलना में एलईडी लैंप है अधिक ऊर्जा सक्षम है। पारंपरिक प्रकाश बल्बों की तुलना में एलईडी जो है लगभग 82% कम ऊर्जा लेता है, वो पहले ही कम ऊर्जा लगता है, इसलिए तो उसमें कम बिजली चलता है, खर्च होता है ना। जबकि प्रकाश बल्ब की तुलना में सीएफएल जो है लगभग 75% कम ऊर्जा की खपत करता है। तो एलईडी लैंप की तुलना में सीएफएल कम ऊर्जा सक्षम है। 56 देखते हैं हम लोग, आईएएस 2021 का प्रश्न है ये। सरकार जो है सड़क प्रकाश व्यवस्था के संदर्भ में सोडियम बत्तियां एलईडी बत्तियों से किस तरह भिन्न है। जो सड़क प्रकाश व्यवस्था है उसमें सोडियम बत्ती होती है, और एलईडी बत्ती से वो किस तरह से भिन्न है। सोडियम बत्तियां प्रकाश को 360 डिग्री में उत्पन्न करती है, किंतु एलईडी बत्तियों में तो ऐसा नहीं होता। सड़क की बत्तियों के रूप में एलईडी बत्तियों की तुलना में सोडियम बत्तियों की उपयोगिता अवधि अधिक होती है। सोडियम बत्ती के दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम लगभग एक वर्णी होता है, जबकि एलईडी बत्तियां जो हैं सड़क प्रकाश व्यवस्था में सार्थक वर्ण सुविधाएं प्रदान करती है, ठीक है। तो कह रहा है कि नीचे दिए गए कुट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। तो ये है आपका 1 और 3। 1 और 3 है, दूसरा नहीं है। सड़क की बत्तियों के रूप में एलईडी बत्तियों की तुलना में सोडियम बत्तियों की उपयोगिता अवधि अधिक होती है, ये आपका गलत है। चलिए डिस्क्रिप्शन देखते हैं आपका, सभी से ही जो क्लियर हो जाएगा। सोडियम बत्तियां जो है ना सर्वदिशात्मक होती है, अर्थात 360 डिग्री में प्रकाश उत्पादित करती है।
इसमें प्रकाश का अपव्यय होता है जो उन्हें कम कुशल बनाता है। इससे जो है प्रकाश का अपव्यय होता है जो इन्हें कम कुशल बनाता है। इसके विपरीत क्या होता है? एलईडी दिशात्मक प्रकाश स्रोत है जो एक विशिष्ट दिशा में प्रकाश उत्सर्जित करता है। स्पष्ट है कि कथन एक सत्य है, किसी भी अन्य प्रकाश तकनीक की तुलना में एलईडी का जीवन काल बहुत लंबा होता है। तो कथन 2 असत्य हो जा गया। सोडियम लैंप पर उत्सर्जित प्रकाश एक वर्णीय होता है, ठीक है, मोनोक्रोमैटिक होता है, अर्थात उसमें केवल एक रंग का प्रकाश होता है जो सोडियम लैंप है उसमें, ठीक है। इसके विपरीत एलईडी तो विभिन्न रंगों का होता है ना। तो कथन 3 आपका सही है, ठीक है। चलो 57 में आते हैं। फ्लोरेसेंट ट्यूब यानी कि प्रतिदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो मरकरी और नियॉन। फ्लोरेसेंट ट्यूब में निर्वात में बहुत कम दाब पर पारे की वाष्प के साथ आर्गन है, जीनॉन है या नियॉन गैस भरी जाती है। आर्गन, जीनॉन या नियॉन गैस भरी जाती है फ्लोरेसेंट ट्यूब में निर्वात में बहुत कम दाब पर, ठीक है। 58 देखो, एक बिजली के बल्ब की अपेक्षा एक फ्लोरेसेंट ट्यूब को अधिमान दिया जाता है क्योंकि एक बिजली के बल्ब की अपेक्षा एक फ्लोरेसेंट ट्यूब को अधिमान दिया जाता है क्योंकि 58 देखिए आपका आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो एक बिजली के बल्ब की अपेक्षा फ्लोरेसेंट ट्यूब को अधिमान दिया जाता है क्योंकि आंसर आपका ए क्या है कि इसमें प्रकाश विकीर्ण करने हेतु अधिक बाह्यता होती है। गलत। वोल्टेज के उतार चढ़ाव का प्रभाव इस पर नहीं होता। नहीं, फ्लोरेसेंट ट्यूब का ना इससे कोई मतलब नहीं होता है। तीसरा है कि ट्यूब में इलेक्ट्रिकल ऊर्जा लगभग पूर्ण रूप से प्रकाश में परिवर्तित हो जाती है, तो ये भी गलत है। डी आंसर आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, डी सही है। फ्लोरेसेंट ट्यूब बिजली के बल्ब की अपेक्षा वैद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन अधिक मात्रा में करती है। फ्लोरेसेंट ट्यूब जो है वो बिजली के बल्ब की अपेक्षा वैद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन अधिक मात्रा में करता है। एक 100 वाट का बिजली का बल्ब है, ठीक है, और केवल 5% वैद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है, परंतु फ्लोरेसेंट ट्यूब लगभग 22% वैद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इस प्रकार दिए गए कथनों में से कोई भी सही नहीं है, ठीक है। 59 देखिए, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो अणुओं को दोलित करके। 47वीं का प्रश्न है आपका। ट्यूबलाइट में जो विद्युत का प्रवाह होने पर इसके दोनों सिरों के मध्य इलेक्ट्रॉन तीव्र गति से गमन करता है। यह इलेक्ट्रॉन मरकरी गैस के अणुओं से टकराता है जिसमें दोलन के परिणामस्वरूप पराबैंगनी प्रकाश उत्पन्न होता है। चूँकि मनुष्य की आँख इस विकिरण को देखने में समर्थ ही नहीं है, इसलिए शीशे की ट्यूब को एक प्रतिदीप्ति पदार्थ से लेपित किया जाता है जो श्वेत प्रकाश उत्पन्न करता है, ठीक है। तो इसलिए अणुओं को दोलित करके श्वेत प्रकाश को नली में पैदा करते हैं। 60 नंबर प्रश्न, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ना ऑक्सीजन है, ना कार्बन डाइऑक्साइड है, ना वायु है। विद्युत बल्ब में ये सब नहीं है। विद्युत बल्ब का आविष्कार किए थे एडिसन ने। इसमें टंगस्टन धातु का एक पतला कुंडली नुमा तंतु लगा होता है। इस धातु का ऑक्सीकरण रोकने के लिए बल्ब के अंदर निर्वात करने के बजाय इसका कहीं ऑक्सीकरण न हो जाए, इसलिए इसको निर्वात नहीं छोड़कर इसमें नाइट्रोजन और आर्गन गैस विद्युत बल्ब में भर दिया जाता है। तो कौन कौन सा गैस? नाइट्रोजन और आर्गन, ठीक है। चलो 61 देखते हैं। प्रतिदीप्ति नलिकाओं के साथ चुक आसंजित होता है। चुक कुंडली लाइन वोल्टता बढ़ाती है। प्रतिदीप्ति नलिकाओं के साथ चुक आसंजित होता है। चुक कुंडली जो है आपका लाइन वोल्टता बढ़ाती है। आंसर देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। प्रतिदीप्ति नलिकाओं यानी कि ट्यूबलाइट। ओहो, ट्यूबलाइट के बारे में इतना। ट्यूबलाइट में स्टार्टर का प्रयोग क्यों किया जाता है जी? अब बताओ। जो विद्युत धारा के मान को बढ़ा देता है, चोक को प्रेषित विद्युत करता है। चोक कुंडली प्रेषित विद्युत धारा की वोल्टता को बढ़ाकर ट्यूबलाइट को प्रेषित करता है जिससे ट्यूबलाइट जल जाता है। इसके पश्चात स्टार्टर का कार्य समाप्त हो जाता है तथा चोक वोल्टता को नियंत्रित करने के कारण इसका कार्य करता है तथा ट्यूबलाइट को खराब होने से भी चोक रोकता है।
ये आपका डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ है हर चीज़ आपकी ज़िंदगी से, तो समझने में भी आपको आसानी होगी, ठीक है? साइंस और कुछ भी नहीं है, ठीक है? 62 देखिए, विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही है? विद्युत विभव के संदर्भ में विद्युत विभव जो है एक अदिश राशि है, सदिश नहीं है, अदिश राशि है। किसी बिंदु पर विद्युत विभव को प्रायः एक धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक कूलाम है, ठीक है ना? विद्युत विभव का एसआई मात्रक जूल प्रति कूलाम है, यानी कि ये एक अदिश राशि है विद्युत विभव, ठीक है। जबकि वैद्युत क्षेत्र जो है, विद्युत क्षेत्र अगर कहा गया तो ये सदिश राशि है। एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति 4 गुना बढ़ी जाएगी। प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए धारा और विभवांतर को, तो शक्ति जो है वो 4 गुना, ठीक है। विद्युत शक्ति इक्वल टू विभवांतर गुने विद्युत धारा होता है। यदि विद्युत धारा एवं विभवांतर को प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति 4 गुना बढ़ जाएगी, ठीक है। 64 नंबर प्रश्न, दो तारों की लंबाइयाँ, व्यास और प्रतिरोधकताएं सभी एकत्र अनुपात 2 के अनुपात में अगर है तो अगर पतले तार का प्रतिरोध 10 ओम है तो मोटे तार का प्रतिरोध क्या होगा? 10 ओम। 65, समान प्रकार की छोटी बूंदें V वोल्ट तक आवेशित की गई हैं। यदि n बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है तो इस बूंद का विभव होगा क्या? एक n, ये तो पूछेगा नहीं, इतना याद भी नहीं रहेगा। n के पावर 2/3 भी, ठीक है। 66 देखते हैं, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के 100 कसकर लपेटे गए फेरों की किसी ऐसी कुंडली पर विचार कीजिए जिससे एक वन ए विद्युत धारा जो है आंक्षण विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो कुंडली के केंद्र पर विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र का परिणाम क्या होगा? तो आंसर आपका हो जाएगा A 6.28 इंटू 10⁻⁴T। 67 देखिए, सब लंबा वाला जो क्वेश्चन है आता नहीं एक्चुअली, आपका बीएसएससी और एडो वगैरह में नहीं आएगा, पर आपको पता होना चाहिए। इसे अच्छी कुछ कुछ आपका जो बॉक्स है ना, बॉक्स को स्किप मत करो प्लीज़। बॉक्स को पढ़ने से काफ़ी कुछ क्लियर होता है, ठीक है। इसलिए प्लीज़ स्किप मत करना लंबा क्वेश्चन देखकर। परिणामित्र यानी कि ट्रांसफार्मर का प्रयोग वोल्टता के उच्चयन अथवा अपचयन के लिए किया जाता है। तो ये तो सही है। परिणामित्र यानी कि ट्रांसफार्मर ऐसी युक्ति है जिसका प्रयोग निर्दिष्ट धारा यानी कि निर्दिष्ट धारा परिपथ में किया जाता है। तो आर आपका गलत है, आर गलत है, ठीक है। चलिए, ट्रांसफार्मर का जो है एक नियत अपरिवर्तित आवृत्ति पर किसी एक विद्युत परिपथ से अन्य परिपथ में परस्पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा परस्पर जुड़े हुए चालकों के माध्यम से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित करता है। इसके द्वारा आवृत्ति को नियत रखते हुए कम वोल्टता की विद्युत शक्ति को अधिक या अधिक वोल्टता की विद्युत शक्ति को कम वोल्टता पर परिवर्तित कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। दूर दूर तक पारेषित किया जा सकता है ट्रांसफार्मर के द्वारा। ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा या विभवांतर के साथ कार्य कर सकता है। ये इसका दृष्ट धारा या एक दिश यानी कि डायरेक्ट से रिलेशन नहीं है। ये सिर्फ जो है प्रत्यावर्ती धारा या विभवांतर के साथ कार्य कर सकता है। जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं एसी वोल्टेज का उपचयन स्टेप या अपचयन स्टेप डाउन, एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन। जो ट्रांसफार्मर है उसमें क्या होता है, एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन होता है, ठीक है। चलो, अब हम लोग आते हैं 68 हो गया था ना ट्रांसफार्मर वाला। इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, देख लीजिए। जो आपका ट्रांसफार्मर है उसका यूज़ हम लोग एसी विभव को ऊंचाई तथा अपचाई करने के लिए करते हैं। एक ट्रांसफार्मर में 2 कुंडली होता है, एक प्राथमिक कुंडली, दूसरा द्वितीय कुंडली, ठीक है। 69, ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से किया जाता है? तो सेम क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा विभव को ऊंचाई अथवा अपचाई करने के लिए, ठीक है। 70, मोबाइल चार्जर क्या होता है जी, बताओ। एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है
जो चार्जर है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। अपचाई ट्रांसफार्मर बिना आवृत्ति परिवर्तन के ही वोल्टेज को घटाने का काम कर देता है। जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है वो आवृत्ति को बिना परिवर्तन किए ही वोल्टेज को घटा देता है, ठीक ना। 71 में आ जाओ। कुछ युक्तियां एवं संबंधित ऊर्जा रूपांतरण नीचे दिए गए हैं। तो इसका आंसर है 1 और 2। इलेक्ट्रिकल जनरेटर यांत्रिक से विद्युत, इलेक्ट्रिकल मोटर विद्युत से यांत्रिक। इलेक्ट्रिकल जनरेटर यांत्रिक से विद्युत और इलेक्ट्रिकल मोटर जो है वो विद्युत से यांत्रिक, यानी कि जनरेटर जो है यांत्रिक से विद्युत और मोटर में उल्टा है, विद्युत से यांत्रिक हो जाता है, ठीक है ना। विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक, विद्युत मोटर है तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। सोलर सेल फोटोवोल्टिक प्रभाव के माध्यम से प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। डीजल इंजन जो है ईंधन में विद्यमान रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। 72 क्या है? किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि जो है कि बी आंसर है आपका। एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। डीसी में होता है दिक् परिवर्तक और एसी में जनित्र में होता है आपका सर्पी वलय। ये 72 आपका है, ठीक है। चलो, एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में, अगर एसी को डीसी में बदलते हैं तो बदलने के लिए क्या मतलब, डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है जबकि एसी जनित्र में सर्पी वलय होता है, ठीक है। एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? एसी करंट को डायनेमो के द्वारा उत्पन्न करते हैं। डायनेमो क्या होता है? एक ऐसा उपकरण है जो चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। डायनेमो, ठीक है। तो यह आ रहा है, तो यह, और ऐसे याद करने के लिए ट्रिक बता रही हूँ। डाय में यह आ रहा है तो यांत्रिक पहले आएगा, ठीक है ना। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, कई बार विद्युत और यांत्रिक में आप लोग कंफ्यूज करते हो। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। स्पष्ट है कि उपकरण एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरित करता है, इसलिए डायनेमो को एक अल्टरनेटर या कन्वर्टर कहा जा सकता है। जब किसी डायनेमो द्वारा उत्पादित विद्युत धारा जो है प्रत्यावर्ती धारा होती है तो ऐसे डायनेमो को एसी डायनेमो या एसी जनरेटर कहते हैं। जब किसी डायनेमो द्वारा उत्पादित विद्युत धारा दृष्ट धारा होती है तो ऐसे डायनेमो को डीसी डायनेमो कहते हैं हम लोग, ठीक है। अब आ जाओ 74 में। प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए उपयुक्त नहीं है? तो प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए उपयुक्त नहीं है? तो वो है स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने के लिए। प्रत्यावर्ती धारा जो है ना वो स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने के लिए। प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए उपयुक्त नहीं है? तो वो स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने के लिए। बैटरी को चार्ज करने के लिए डीसी धारा का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए प्रयुक्त चार्जर में रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदल देता है, ठीक है। 75 आते हैं हम लोग। प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो रेक्टिफायर। रेक्टिफायर एक वैद्युत युक्ति होता है जो प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट को जो है पल्सेटिंग दृष्ट धारा या डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करती है, ठीक है। इन्वर्टर क्या है? एक वैद्युत परिपथ होता है जो दृष्ट धारा या डायरेक्ट करंट को प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेट करंट में परिवर्तित कर देता है। ट्रांसफार्मर देखो क्या है? प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट को पावर ग्रिड से ऊर्जा की आपूर्ति उन उपकरणों को करता है जो अलग अलग वोल्टेज का उपयोग करते हैं। ट्रांसमीटर क्या है? एक वैद्युत युक्ति होती है जिसके द्वारा एंटीना की सहायता से विद्युत चुम्बकीय संकेतों को प्रसारित किया जाता है। यह मुख्यतः रेडियो, टेलीविजन या अन्य संचार साधनों के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। 76 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दृष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है रेक्टिफायर के द्वारा। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दृष्ट विद्युत धारा में चेंज करेंगे तो वो रेक्टिफायर के द्वारा, ठीक है। 77 भारत में विद्युत वितरण कंपनियां विद्युत खपत की गणना जो है कितने किलोवाट घंटे में करती है? भारत में विद्युत प्रणाली 60 हर्ट्ज आवृत्ति पर काम करती है। तो सी, यानी कि विद्युत प्रणाली 60 ही हर्ट्ज है। ये गलत है ना, मतलब लग नहीं रहा है गलत, और ये आपका सही है।
कि भारत में जो विद्युत वितरण कंपनियां हैं विद्युत खपत की गणना किलोवाट घंटे में करती है। तो पता ही है पावर ग्रिड के सामान्य संचालन के लिए हमारे देश में 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर विद्युत ट्रांसमिशन निर्धारित है। तो हमारे देश में जो है 60 हर्ट्ज आवृत्ति है विद्युत प्रणाली के लिए। 60 हर्ट्ज आवृत्ति पर काम करती है, तो ये गलत है। 50 हर्ट्ज आवृत्ति जो है इसका निर्धारित कर दिया गया है। इसमें 0.5 हर्ट्ज तक की कमी या वृद्धि मान्य हो सकता है, पर 60 नहीं। इससे कम या ज़्यादा होने पर ग्रिड तो फेल हो जाएगा ना। पावर ग्रिड के लिए एक मानक बनाया गया है 50 हर्ट्ज आवृत्ति, ठीक है। इसमें विद्युत का ट्रांसमिशन होता है। 78 में क्या है जी, क्या ट्रेनों में सभी डीजल इंजनों को विद्युत इंजन में बदल देना चाहिए? सभी डीजल इंजन को विद्युत इंजन में बदल दें? हाँ, डीजल इंजन के कारण तो बहुत प्रदूषण होता है। दूसरा कारण नहीं, भारत घरेलू आवश्यकता को पूरी करने के लिए भी पर्याप्त बिजली का उत्पादन नहीं कर पाता। अपना घरेलू आवश्यकता के लिए बिजली है ही नहीं और तो कह रहे कि ट्रेन में क्या। तो आंसर है आपका केवल तर्क एक मजबूत है। एक, हाँ डीजल इंजन के कारण प्रदूषण होता है, ये ठीक है। दूसरा मजबूत नहीं है क्योंकि भारत जो है अपना चला रहा है, ठीक है। ट्रेनों में सभी डीजल इंजनों को विद्युत इंजन में बदल देना चाहिए क्योंकि डीजल इंजन के कारण बहुत प्रदूषण होता है। तर्क एक तो सही है। तर्क दो, कोई ठोस कारण प्रदान नहीं करता है, तो यह मजबूत नहीं है। विद्युत इंजन और डीजल इंजन अंतर क्या है? विद्युत इंजन जो है, सॉरी, यह विद्युत द्वारा चालित है। डीजल इंजन डीजल के द्वारा। विद्युत इंजन में है कि ओवरहेड लाइनों के माध्यम से विद्युत की आवश्यकता होती है, ओवरहेड लाइन के माध्यम से। और डीजल इंजन में ओवरहेड लाइन से ऊर्जा या विद्युत की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा देखिए, यह इंजन स्वयं की ऊर्जा उत्पादित नहीं करता। विद्युत ऊर्जा जो है, विद्युत इंजन स्वयं की ऊर्जा को उत्पादित नहीं करता, जबकि डीजल इंजन में यह इंजन डीजल ईंधन के प्रयोग के द्वारा स्वयं की ऊर्जा उत्पादित करता है। चौथा, इस इंजन के लिए कम उपकरणों की आवश्यकता होती है और इसमें प्रयुक्त होने वाले उपकरण हैं ट्रांसफार्मर है, सर्किट ब्रेकर है, ठीक है। चलो, और डीजल इंजन में क्या है, इसमें विद्युत उत्पादन हेतु अधिक प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता होती है, जैसे पिस्टन, जनरेटर, रेडिएटर। और विद्युत इंजन में क्या है, यह इंजन प्रदूषण मुक्त है, जबकि डीजल इंजन में तो प्रदूषण होता है। 79 नंबर प्रश्न देखते हैं, बस 10 और है आपका प्रश्न, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। निम्न में से कौन विद्युत खपत को बढ़ते क्रम में प्रदर्शित कर रहा है? कहाँ ज़्यादा विद्युत खपत होता है बताओ? अरे, बढ़ते क्रम में पंखा में कम, उससे कम टेलीविज़न, मतलब उससे ज़्यादा पंखा से बढ़ेंगे तो टेलीविज़न में जाएंगे, फिर आयरन में जाएंगे और फिर केटली में सबसे ज़्यादा। आयरन और टेलीविज़न से भी ज़्यादा केटली में। वाह वाह, ये नहीं पता था ना। पूरा ठंडा जो पानी गर्म किया, पता ही नहीं है आपको। चलो, विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माताओं द्वारा प्रत्येक उपकरण की एक पावर रेटिंग निर्धारित की जाती है, जो उस उपकरण के द्वारा खपत की जा सकने वाली अधिकतम ऊर्जा को निर्दिष्ट करती है। तो पंखा, फिर टेलीविज़न, फिर आयरन, फिर इलेक्ट्रिक केटली। 80 नंबर प्रश्न देखिए, क्या कह रहा है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है जी? तो चुंबकीय क्षेत्र का कारण है कोर के अंदर की जो चक्क धाराएं, करंट। कोर में करंट है, बापरी। अरे तो ज्योग्राफी में नहीं पढ़े हो। कोर के अंदर चक्र धाराओं के कारण ही पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। इसी को भूचुंबकीय क्षेत्र भी हम लोग कहते हैं। 81 में आ जाओ, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है जी? एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सौर सेल। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत सौर सेल होता है। कृत्रिम उपग्रह मानव द्वारा निर्मित ऐसे आकाशीय पिंड होते हैं जो कृत्रिम उपग्रह हैं, जो बहुउद्देश्य के लिए पृथ्वी की सतह से ऊपर विभिन्न ऊंचाइयों पर स्थापित किए जाते हैं। इन उपग्रहों में विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाए जाते हैं जिनके संचालन के लिए सौर सेल का प्रयोग किया जाता है। ये सौर सेल सिलिकॉन की बनी होती है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ठीक है। सौर सेल सिलिकॉन का बना होता है और ये जो सेल है ना, ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, ठीक है। 82 नंबर देखो, अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा को ऐसा सुझाया जाता है राष्ट्रीय लक्ष्य बनाना चाहिए।
उसका कारण क्या है? एसपी की आपूर्ति वर्ष में बिना रुके 99% है और इसके अलावा ऊर्जा की बहुतायत में उपलब्धता। तो आंसर है आपका ए और आर सही है। आर की सही व्याख्या भी करता है। अंतरिक्ष आधारित जो सौर ऊर्जा है, जिसको हम लोग एसपी अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा को एकत्रित करने की एक प्रणाली है। इस प्रकार एकत्रित सौर ऊर्जा का पृथ्वी पर प्रयोग किया जा सकेगा। अंतरिक्ष में हम बटोर लेंगे और यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। अंतरिक्ष के इस प्रणाली में अंतरिक्ष में स्थित भू समकालिक कक्षा में सौर ऊर्जा को एकत्रित करने के लिए सौर पैनल लगाए जाएंगे और इस प्रकार अभी धरती पर तो सब जगह लगा ही नहीं है, अब तो अंतरिक्ष में, ठीक है। और इस प्रकार एकत्रित सौर ऊर्जा को पृथ्वी पर लाएंगे। रेडियो तरंगों या लेजर प्रकाश के रूप में प्रसारित किया जाएगा। इसको रेडियो तरंग और लेजर प्रकाश। ज्ञातव्य है कि भूसमकालिक कक्षा में वर्ष पर्यंत 99% सौर ऊर्जा अबाध रूप से आपूर्ति होती रहती है। और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने यह सुझाव दिया था कि अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्य बना देना चाहिए, ठीक है। अब्दुल कलाम आज़ाद का है तो मानेंगे। 83 में आते हैं हम लोग। 83 में अब देखो ज़्यादा नहीं है, अब देखो आपको खत्म ही है, चाहे लगता आ जाएगा 96 तक है। ये जो आपका प्रश्न है आईएएस 2014 का है, ठीक है। तो ये वाला जो प्रश्न है 83 नंबर, ये हम लोग देखते हैं। सौर शक्ति उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कहा गया है। प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो कि प्रकाश के विद्युत में प्रत्यक्ष रूपांतरण के द्वारा विद्युत जनन करती है, जबकि सौर तापीय प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो सूर्य की किरणों का उपयोग करके जनित करती है, जिसका आगे विद्युत जनन प्रक्रिया में उपयोग भी किया जाता है, ठीक है। दूसरा है प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया प्रत्यावर्ती धारा जनन करती है, जबकि सौर तापीय प्रक्रिया दृष्टि धारा जनन करती है। थर्ड नंबर, भारत के पास सौर तापीय प्रौद्योगिकी के लिए विनिर्माण आधार है, किंतु प्रकाश वोल्टीय प्रौद्योगिकी के लिए नहीं। तो आंसर है आपका एक, यानी कि केवल एक सही है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन इसका हम लोग देखते हैं। फोटोवोल्टिक प्रौद्योगिकी में प्रकाश वोल्टीय प्रभाव प्रदर्शन करने वाले अर्धचालकों द्वारा सौर विकिरण का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। हालांकि प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया जो है वो दृष्टि धारा विद्युत का जनन करती है और सौर तापीय प्रणाली में प्रकाश वोल्टीय प्रणालियों से ये भिन्न है, क्योंकि ये विद्युत जनन प्रक्रिया में क्योंकि ये सौर ऊर्जा के द्वारा तापीय ऊर्जा का जनन करती है, ना कि जो है कि आपका विद्युत ऊर्जा का, ठीक है। तो ये तापीय ऊर्जा का जनन करती है और जिसका आगे विद्युत जनन प्रक्रिया में प्रयोग भी किया जा सकता है। मार्च 2013 में भारत के जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने घोषणा किया था कि भारत की कुल सौर वोल्टिक मॉड्यूल उत्पादन क्षमता 2000 मेगावाट है। स्पष्ट है कि भारत के पास प्रकाश वोल्टीय प्रौद्योगिकी के लिए विनिर्माण आधार है, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है सौर जल पंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। 84, सौर ऊर्जा का प्रयोग पृष्ठीय पंपों को चलाने के लिए हो सकता है और निमज्जनी पंपों के लिए नहीं। सेकेंड नंबर है कि सौर ऊर्जा का जो प्रयोग है वो अपकेंद्री पंपों को चलाने के लिए हो सकता है और पिस्टन वालों के लिए नहीं। तो कौन सा कथन सही है? डी, न तो एक न ही दो। सौर जल पंप जो है एक ऐसा विद्युत पंप है, ठीक है, जिसमें विद्युत एक या एकाधिक फोटोवोल्टिक पैनल द्वारा प्रदान की जाती है। सौर जल पंप में सौर ऊर्जा का प्रयोग पृष्ठीय पंप और निमज्जनी पंप सबमर्सिबल दोनों के लिए हो सकता है, ठीक है। यह जो पंप है सौर ऊर्जा का प्रयोग अपकेंद्री और तथा पिस्टन वाले पंप के लिए भी करती है। स्पष्टता प्रश्नगत दोनों ही कथन आपका सही नहीं है। आईएएस 2020 का प्रश्न है आपका। अब हम लोग आते हैं 85 नंबर प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन जो है सोलर सेल में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो प्रकाश ऊर्जा को जब सीधे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है सौर सेल द्वारा, प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, तो सिलिकॉन का उपयोग सौर सेल में किया जाता है। आइए 86 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं क्या? प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं सौर सेल, ठीक है। प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं सौर सेल, ठीक है। प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं सौर सेल।
सौर सेल या प्रकाश वोल्टीय सेल जो है वो एक विद्युतीय उपकरण है। सौर सेल या प्रकाश वोल्टीय सेल जो होता है एक विद्युतीय उपकरण है जो प्रकाश वोल्टीय प्रभाव द्वारा प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। 87 नंबर प्रश्न देखो क्या है। प्रकाश वोल्टीय सेल जो है वो सौर सेल है और फोटो वोल्टीय सेल किससे संबंधित है? सौर ऊर्जा से। तो प्रकाश वोल्टीय सेल जो है आपका सौर सेल है और जो फोटो वोल्टीय सेल है वो सौर ऊर्जा से रिलेटेड है। ठीक है, तो सौर सेल या प्रकाश वोल्टीय सेल एक ही है, विद्युतीय उपकरण है ये। और जो ये है वो प्रकाश वोल्टीय प्रभाव के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, प्रकाश वोल्टीय प्रभाव के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, जो सौर सेल या जो आपका प्रकाश वोल्टीय सेल है। ठीक है, चलो, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? अभी हम लोग खुद ही पढ़े हैं, फोटोवोल्टिक कोशिकाओं के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज किया जाता है। फोटोवोल्टिक या सौर सेल जो होता है सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। 89 कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त है? तो यह है फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक सेल जो है आपका फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त है। फोटोवोल्टिक सेल जो होता है ना, सामान्य तौर पर सौर सेल इसको कहते हैं हम लोग। जो फोटोवोल्टिक सेल है डिजिटल अनुप्रयोग हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है जब विद्युत चुंबकीय विकिरण जैसे कि प्रकाश किसी पदार्थ से टकराता है। अगर कोई प्रकाश अगर किसी पदार्थ से टकराया तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है और प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न होने लगता है। ऐसा उपकरण जो प्रकाश विद्युत प्रभाव का उपयोग करता है फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऐसा उपकरण जो प्रकाश से विद्युत सिग्नल उत्पन्न करता है उसे फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण कहते हैं। फोटोवोल्टिक सेल ऐसा ही एक उपकरण है। विकल्प में दिए गए अन्य उपकरण इसके एकदम विपरीत है और वे विद्युत धारा का प्रवाह होने पर प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ठीक है, 89 हो गया आपका। अब हम लोग आते हैं 90 नंबर प्रश्न। फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और हम लोग यही चीज़ पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, दो अवधारणाएं हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश वोल्टीय प्रभाव यह स्पष्ट करता है कि पदार्थ जो है प्रकाश के संपर्क में आने पर किस किस प्रकार प्रतिक्रिया करता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, और इसको हम लोग इलेक्ट्रिक आंख या फोटो ट्यूब भी कहते हैं। ज्ञातव्य कि प्रकाश जो है विद्युत सेल प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। विद्युतों की प्रकाश विद्युत सेल में एक निर्वातित कांच की नली होती है जिसमें दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, उत्सर्जक तथा संग्राहक लगे होते हैं। 91 प्रश्न जो है 69 में आपका पूछा है, नेट मीटरिंग को कभी कभी समाचार में किसके प्रचार के संदर्भ में देखा जाता है? तो नेट मीटरिंग जो है एक बिल्डिंग तंत्र और सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है। जो निवल मीटरिंग या नेट मीटरिंग है उसका तात्पर्य एक ऐसा तंत्र है, ठीक है, जिसमें किसी प्रोज्यूमर ऐसा व्यक्ति जो खपत एवं उत्पादन दोनों करता हो कि ग्रिड इंटरैक्टिव रूफटॉप सौर फोटोवोल्टिक प्रणाली से ग्रिड को निर्यात की जाने वाली सौर ऊर्जा को उसके द्वारा ग्रिड से आयात की जाने वाली ऊर्जा में से घटा देता है और इस प्रकार शुद्ध आयातित या निर्यातित जो ऊर्जा है उसकी गणना की जाती है। फिर नेट मीटरिंग से ऐसे आवासीय और वाणिज्यिक ग्राहकों को सौर ऊर्जा द्वारा अपनी स्वयं की विद्युत उत्पादित करते हैं। उनके द्वारा प्रयोग न की जाने वाली विद्युत को वापस ग्रिड को बेचने में सक्षम बनाता है। इस प्रणाली के तहत वितरण लाइसेंसधारी द्वारा शुद्ध ऊर्जा आयात या निर्यात का लागू खुदरा टैरिफ के आधार पर बिल बना दिया जाता है अथवा जमा किया जाता है। तो क्या होता है कि अथवा अग्रणित भी किया जाता है। इसके लिए आपूर्ति स्थल पर नेट मीटरिंग के लिए एकल दिशात्मक ऊर्जा मीटर का प्रयोग किया जाता है। कुछ नहीं गया माइंड में, कोई बात नहीं। ये 69 में देखिए आपका पूछा गया है और इसको हम लोग कॉन्सेप्ट से एक बार जब फिर से कभी वाईक्यू करेंगे तो देख लेंगे। ठीक है,
92 में देखते हैं हम लोग भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सौर ऊर्जा उत्पादन के बारे में बता रहा है, ठीक है। प्रकाश जो है, भारत जो है प्रकाश वोल्टेज इकाइयों में प्रयोग आने वाले सिलिकॉन वेफर्स का दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। सौर ऊर्जा शुल्क का निर्धारण भारतीय सौर ऊर्जा निगम के द्वारा किया जाता है। तो न एक सही है न दो सही है आपका। भारत विश्व में सिलिकॉन वेफर्स के अग्रणी उत्पादकों में शामिल नहीं है। भारत सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड शेकी नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसका उद्देश्य है भारत और विदेश में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास और कार्यान्वयन के संबंध में एकीकृत कार्यक्रम के लिए योजना बनाना और निष्पादन करना। भारत में सौर ऊर्जा शुल्क का निर्धारण केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग यानी कि CERC और राज्य विद्युत विनियामक आयोग SCRC करता है। रुको, प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा की जाती है, ठीक है। मतलब इसका जो है इसके द्वारा किया जाता है। स्पष्टता प्रश्नोगत दोनों ही कथन सही नहीं है। प्रश्न 93 है आपका, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बैटरी भंडारण, बायोमास जनरेटर, ईंधन सेल, रूफटॉप और सौर प्रकाश वोल्टीय यूनिट, ठीक है। तो कह रहा है कि कितने जो हैं वितरित ऊर्जा संसाधन माने जाते हैं। वितरित ऊर्जा संसाधन माने जाते हैं तो ये सभी 4 हैं। बैटरी भंडारण भी है, ठीक है, बायोमास जनरेटर है, ईंधन सेल है, रूफटॉप, सौर प्रकाश वोल्टीय यूनिट, ये सभी 4 है, ठीक है। ये आपका इस 2024 का प्रश्न है और ये बहुत लेटेस्ट है। इस टाइप के ही प्रश्न आपका पूछा जाएगा। वितरित ऊर्जा संसाधन क्या है ये? डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज, लघु स्तर के ऊर्जा संसाधन हैं ये, जो लघु स्तर के हैं। आमतौर पर विद्युत उपयोग के स्थानों के निकट स्थापित किए जाते हैं जहाँ पे विद्युत उपयोग होता है। इनका त्वरित विस्तार विद्युत उत्पादन के तरीके के साथ साथ इसके व्यापार, वितरण और उपभोग की प्रकृति में भी परिवर्तन ला रहा है। वितरित ऊर्जा संसाधनों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। छत पर लगे जो सौर प्रकाश वोल्टेज यूनिट है वो, उसके बाद है पवन ऊर्जा उत्पादन यूनिट, पवन ऊर्जा उत्पादन यूनिट, बैटरी भंडारण, बायोमास जनरेटर जो अपशिष्ट गैस या औद्योगिक और कृषि उत्पादों से ईंधन प्राप्त करते हैं, खुले और बंद चक्र, गैस टरबाइन, ईंधन सेल, रेसिप्रोकेटिंग इंजन, डीजल पेट्रोल आदि, ठीक है। तो ये सभी आपका जो है सभी 4 आपका विद्युत ऊर्जा संसाधन होते हैं। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट भी कर सकते हो। आपका अपना छोटा सा जो नोटबुक है साइंस का, ठीक है। चलिए हम लोग 94 का प्रश्न में आते हैं। 94 वाला जो प्रश्न है ये भी IAS 2024 में पूछा गया है। हाल ही में पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर शब्द की वास्तव में और समुचित रूप से निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में चर्चा की गई है? तो आंसर है आपका दीर्घावधि ऊर्जा भंडारण। पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर शब्द का जो चर्चा किया गया है वो आपका दीर्घावधि ऊर्जा भंडारण में किया गया है। पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर जो है एक प्रकार का जल विद्युत ऊर्जा भंडारण प्रणाली है जो विभिन्न ऊंचाइयों पर स्थित 2 जलाशयों का उपयोग करके विद्युत उत्पन्न करती है। जब अतिरिक्त विद्युत उपलब्ध होती है, जैसे कि ऑफ पीक कम कम मांग वाले घंटों के दौरान नवीकरणीय स्रोतों जैसे कि सौर या पवन ऊर्जा से, तो इसका उपयोग निचले जलाशय से पानी को ऊपरी जलाशय में पंप करने के लिए किया जाता है। जब विद्युत की मांग होती है तो पानी को ऊपरी जलाशय में छोड़ा जाता है और यह पानी टरबाइनों के माध्यम से होकर विद्युत उत्पन्न करता है। जो PSH है यानी कि पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर है, एक विशाल बैटरी की तरह काम करता है क्योंकि यह ऊर्जा को भंडारित कर सकता है और फिर आवश्यकता पड़ने पर उसे उपलब्ध भी करा सकता है। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 11.98 गीगावाट क्षमता की पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर परियोजना को पर्यावरण संबंधी स्वीकृति भी दी है। और इस तरह का जो है यूपी के सोनभद्र जिले में ग्रीनको एनर्जी को भी परियोजना का प्रस्ताव शामिल किया गया है। 95 प्रश्न देखते हैं हम। भारत में पवन ऊर्जा क्षमता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारत में पवन ऊर्जा क्षमता महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, सही है। गुजरात में कुल पवन ऊर्जा क्षमता का लगभग 22% है, ये भी सही है।
2021 में तमिलनाडु की जो पवन ऊर्जा क्षमता है देश की कुल क्षमता का लगभग 24% थी। ये भी सही है। हालांकि एग्ज़ाम में ये सब डाटा याद नहीं रहता है, 22 या 24 ऐसे करके, पर चूंकि 21 का डाटा है तो 22 में पूछा गया है, तो उस समय का करंट के अनुसार पूछा गया है। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं जो कि 96 जो प्रश्न है आपका लास्ट ही है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है पहले वो देख लेते हैं। भारत की कुल पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता लगभग 400 गीगावाट है, तो ये सही नहीं है, क्योंकि 400 गीगावाट नहीं है। कुल स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता जो है आपका 48.37 गीगावाट है। भारत पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के संदर्भ में विश्व में चौथे स्थान पर है। भारतीय राज्यों में गुजरात में जमीन स्तर से 100 मीटर की ऊंचाई पर पवन ऊर्जा उत्पन्न करने की उच्चतम क्षमता है। ठीक है, तो ये आपका सही प्रश्न आपका है। बी जो है सही नहीं है, बाकी सभी सही है। पवन ऊर्जा में हम लोग चौथे स्थान पे हैं। उसके बाद भारतीय राज्यों में सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा क्षमता गुजरात में है, ज़मीन से 100 मीटर की ऊंचाई। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग कल करते हैं हम लोग चालकता वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। और ये जो आपको पुराना है तो 24 वाला आप नोट करते जाइएगा फिर से। और कल हम लोग मिलते हैं फ्रेंड्स। फिजिक्स आपका ख़त्म ही होने वाला है। ठीक है, थैंक यू।